हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार आपके सामने फिर से MPGK का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम मध्य प्रदेश की नदियाँ पढ़ रहे थे और इसके पहले दोस्तों हमारा नदियों का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें दोस्तों हमने मैप के थ्रू मध्य प्रदेश की 12 से 13 जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, जी हाँ दोस्तों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको हम मैप के थ्रू पढ़ चुके हैं। कौन सी नदी किस जिले पे प्रवाहित होती है, किस जिले से होकर के गुजरती है, किस दिशा में बहती है, ये सारे आयामों पे हम चर्चा वहां पे कर चुके हैं। अब आज दोस्तों उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद दोस्तों हमने नर्मदा नदी को देख लिया था। आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक होगा दोस्तों, आज हम चंबल और सोन नदी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमने नदियां पढ़ी तो हम क्रम में पढ़ेंगे बड़ी से छोटी की ओर। जैसे दोस्तों सबसे बड़ी हमारी मध्य प्रदेश की नदी है नर्मदा, तो हमने नर्मदा को पढ़ लिया। नर्मदा के बाद कौन सी है दोस्तों, आप बोलोगे सर नर्मदा के बाद है चंबल, तो आज हम चंबल देखेंगे। चंबल के बाद है सोन, फिर हम सोन देखेंगे। सोन के बाद आप देखोगे ताप्ती, तो हम ताप्ती के बारे में देखेंगे। देन पांचवी होने वाली है दोस्तों आपकी बेतवा। ये 5 नदियां हम क्रम में देखेंगे ताकि आपको क्रम भी इनका याद रहे। हमने बताया दोस्तों आपको कि नर्मदा की लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर। चंबल की लंबाई कितनी है, 964 किलोमीटर। 64 या 65 दोस्तों आप याद रखिएगा, 65 राउंड फिगर में आप याद रखिएगा। 964 होगा या 65, अलग अलग बुक में लिखा है, तो ये 64-65 होता रहता है। सोन नदी की आप देखोगे, सोन नदी की लंबाई तो है कितनी, आप बोलोगे सर 780। ये दोस्तों सभी किसमें है, किलोमीटर। नदियों की लंबाई हमेशा किलोमीटर में होती है और पहाड़ की ऊंचाई हमेशा मीटर में। ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखिएगा। ताप्ती की अगर बात करते हैं तो ताप्ती की तो आप बोलोगे सर ताप्ती की 724। जी हाँ दोस्तों, 724 किलोमीटर। वहीं अगर आप बेतवा की बात करो तो बेतवा है 480 किलोमीटर। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों चंबल और सोन के बारे में। किन के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारी चंबल व सोन नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चंबल व सोन नदी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। एक बात और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश के पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, वह उसमें पहले फिजिकल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये श्योर हो चुका है क्योंकि ये जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ के प्रमुख अधिकारी ने दोस्तों बोला है, और ये कोई नेताओं का भाषण नहीं है जो अपने भाषण से पलट जाएंगे। तो यकीन मानिए सबसे पहले फिजिकल होने वाला है, तो आप फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। हमारे बहुत से मित्र, हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो पेपर आज हो जाए वो पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन दोस्तों पेपर क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले पेपर वाले स्टेप में तो आपको जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत में क्या होगा, सुबह उठ के आपको फिजिकल करना पड़ेगा, आपको दौड़ करनी पड़ेगी, गोला फेंक करना पड़ेगा, लंबी कूद, तो ये आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम के तक पहुंचोगे। आप एग्ज़ाम क्वालिटी है आपके पास, आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन पहले फिजिकल आप निकालोगे तब तो। इसलिए डेली आप दौड़ना चालू कर दीजिए, और 800 मीटर दौड़ना है। टाइम गर्ल्स और बॉयज़ की कल से हमारा प्रोग्राम भी चालू हो रहा है दोस्तों, तो जिसको शामिल होना है वह आकर के हमें ज्वाइन कर सकता है या हमारे नंबर पे। जी हाँ दोस्तों, हम फिजिकल की पूरी तैयारी करवाएंगे दोस्तों। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप 91 31 14 98 और 93 इस पे आप मैसेज कर सकते हो दोस्तों। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप इसमें भी क्या कर सकते हो दोस्तों, मैसेज कर सकते हो और आप ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमें पता है हमारे स्टूडेंट इतने काबिल हो चुके हैं कि एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, और चूंकि हमारा उद्देश्य सिलेक्शन देना है, तो एग्ज़ाम की एबिलिटी तो है आपके पास, लेकिन उसके लिए आपको पहले फिजिकल का प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी अब बन गई है कि हम आपका फिजिकल क्रैक करवाएं, क्योंकि हमें आपकी योग्यता पे कोई शक नहीं है, आप पेपर निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको सारे फिजिकल की तैयारी प्लस सारे सब्जेक्ट जो पेपर में आते हैं वो यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे। जैसे नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, आपको मैं बता दूं नोटिफिकेशन जुलाई में 100% आने वाला है, ये याद रखिए। जुलाई में कहिए 15 जुलाई के पहले जुलाई में नोटिफिकेशन आने वाला है 100%।
श्योर हो चुका है। ये जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तो समय बहुत कम है, 2 से ढाई महीने दोस्तों यहाँ से आपको समय मिलता है फिजिकल के लिए। तो आप प्रिपेयर हो जाइए और अच्छे से तैयारी कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। और ऐसा सुनने में आया कि अदर स्टेट के लिए 30% फिक्स, तो हम लोग तो मांग कर रहे थे 5% की, तो 30% के आसपास कोटा है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ तो मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम अब अपने सब्जेक्ट की ओर। तो देखिए चंबल के बारे में थोड़ा सा अगर बात की जाए दोस्तों, तो अभी हम देखेंगे पहली नदी चंबल के बारे में। पहले हम देखते हैं चंबल के बारे में, चंबल के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले चंबल नदी की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका इतिहास में भी बहुत ज़्यादा महत्व है, पौराणिक महत्व भी है। अगर देखा जाए चंबल नदी में ऐसा मान्यता है दोस्तों कि रतिदेव नाम के एक राजा थे, उन्होंने अतिथियों के सत्कार के लिए कई गायों को कटवाया था। जी हाँ दोस्तों, कई गायों को कटवाया था। उनके चर्म से जो रक्त बहा था, उसी रक्त से इस नदी का उद्गम हुआ, इसीलिए इसे चंबल या चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। रतिदेव, इसे रतिदेव की कीर्ति भी कहा जाता है। तो ये नदियों के अन्य नाम है, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसमें लिखोगे चंबल नदी का पहला पॉइंट आप लिखोगे, यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई, आप लंबाई लिख दीजिए, जिसकी लंबाई 965 या 964, दोनों आप याद रखिएगा, किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश में 340 के आसपास याद रखिए, 340 किलोमीटर लगभग, ये जरूर लिखना है आपको, लगभग 340 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। ये दोस्तों आपको याद रखना है कि जैसे आपने पढ़ा नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है, 13-12 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी प्रवाहित होती है, तो 1077। नर्मदा की अगर कुल लंबाई की बात करोगे तो 13-12 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों 13-12 किलोमीटर, लेकिन जब बात आती है एमपी में कितनी है, तो आप लिखते हो 1077 किलोमीटर। इसी तरह चंबल की अगर कुल लंबाई की बात कीजिए तो 964 या 65, ये याद रखना है, किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश में 340 किलोमीटर के लगभग, ठीक है ना, प्रवाहित होती है। अब वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों चंबल के उद्गम की बात करते हैं, तो उद्गम, दूसरे पॉइंट पे अगर बात करते हैं उद्गम, इस नदी का उद्गम, तो आप बताओगे चंबल नदी का उद्गम सिंगार चोटी के समीप, आप बताओ सिंगार चोटी के समीप जनापाव की पहाड़ी से महू इंदौर, जिला कौन सा, इंदौर, तो आप बताओगे जनापाव पहाड़ी महू, जिला अगर बात करोगे तो जिला इंदौर से कहां बताओगे, जनापाव पहाड़ी महू अगर बात करोगे जिला में, तो जिला कहां दोस्तों, आप बताओगे जिला इंदौर। और इंदौर में अगर स्थान पूछे तो एक स्थान है दोस्तों जिसे बोलते हैं वाचू पॉइंट। क्या बोलते हैं, वाचू पॉइंट, ये एग्जैक्ट स्थान है दोस्तों, वाचू पॉइंट, ये आपको याद रखना है। वाचू पॉइंट से चंबल नदी का उद्गम होता है इंदौर के, आप बताओगे ये आसपास जो एरिया है, यहां से आपकी चंबल नदी का उद्गम होता है। अब आप बताओगे इसका समापन, तीसरे में समापन कहाँ होता है, तो आप बताओगे समापन, तो देखिए यह नदी निकलती है कहाँ से, हमने बताया इंदौर से निकलती है, उज्जैन जाती है, उज्जैन के बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या पड़ता है, आप बोलोगे सर यहाँ पे पड़ता है रतलाम के बाद मंदसौर,
मंदसौर के बाद नीमच, और नीमच से होते हुए फिर राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान और इधर मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए भिंड, मुरैना, श्योपुर होते हुए यहाँ से जा कर के आगे यमुना में मिल जाती है। ये यमुना नदी है। किसमें मिल जाती है? यमुना में। यमुना में कहाँ पे आप बोलोगे? यमुना में कहाँ पे? तो आप बोलोगे सर इटावा, इटावा यूपी, इटावा यूपी। आप बताओगे समापन, समापन आप बताओगे इटावा, इटावा कहाँ? यूपी। किसमें? आप बोलोगे यमुना नदी में, यमुना नदी में। तो इटावा यमुना नदी में यह जाकर के मिल जाती है। आगे आप बताओगे यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जिस प्रकार गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, उसी तरह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल। तो आपने बताया समापन। अब आगे आप बताओगे दोस्तों इस नदी पे, पहला पॉइंट आपने बताया, दूसरा पॉइंट आपने बताया, जो तीसरा पॉइंट होगा दोस्तों इसके अन्य नाम। जो आपका अगला चौथा पॉइंट है, आप बताओगे अन्य नाम, अन्य नाम, चंबल के अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम आप बताओगे इसे चरमावती, चरमावती, धर्मावती, चरमावती, धर्मावती और रतिदेव की कीर्ति, रतिदेव की कीर्ति, इन नामों से जाना जाता है। चरमावती, धर्मावती और रतिदेव की कीर्ति, ये तीन अन्य नाम से भी चंबल नदी को जाना जाता है, चंबल नदी को जाना जाता है। अब आगे बात करोगे दोस्तों पांचवें पॉइंट पे, तो इसकी सहायक नदियां। जी हाँ दोस्तों, सहायक नदियां। तो सहायक नदियां आप देखिए, इसकी जो सहायक नदी है तो पहले ही आप देख लीजिए, पहली सभी को पता होगी क्षिप्रा, प्रमुख है इसकी सहायक नदी क्षिप्रा, काली सिंध, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, पार्वती और पार्वती और बनास, बनास। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती और बनास इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो सभी यहां से आकर के इसमें मिलती हैं। इनके बारे में हम आगे अपने लेक्चर्स में देखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों इसके प्रमुख बांध। जी हाँ दोस्तों, इस नदी पे प्रमुख बांधों की अगर बात करते हैं, प्रमुख बांध, बांधों के बारे में और जो जलप्रपात होते हैं दोस्तों उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन नदियों के साथ भी हम थोड़ा सा कवर कर सकते हैं। तो देखिए प्रमुख बांध अगर आप बात करोगे तो पहला हो जाएगा दोस्तों गांधी सागर, गांधी सागर। दूसरा बांध होगा दोस्तों, दूसरा राणा सागर, और जो तीसरा बांध होने वाला है आपको, आप बताओगे जवाहर सागर। चंबल नदी के तीन ही प्रमुख बांध हैं दोस्तों, जो एग्जाम में भी आते हैं, आप उठा करके देख लीजिए। तो अगर गांधी सागर की बात करें दोस्तों, तो ये कहां पे पड़ता है दोस्तों? तो आप बोलोगे यह मंदसौर, मंदसौर कहां? एमपी में, मंदसौर एमपी में। अगर राणा सागर की बात करोगे दोस्तों, तो ये पड़ता है कहां पे? राजस्थान। और राजस्थान के किस जगह? आप बोलोगे सर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। वहीं अगर बात करोगे आप जवाहर सागर, तो यह भी पड़ता है राजस्थान में। और राजस्थान में कहां? तो आप बोलोगे सर कोटा, कोटा। अगर बात करोगे दोस्तों गांधी सागर की, तो गांधी सागर पड़ता है मंदसौर यानी कि मध्य प्रदेश में। राणा सागर की बात करें तो राणा सागर कहां पड़ता है? आप बोलोगे सर राजस्थान यानी कि चित्तौड़गढ़ में। वहीं अगर आप बात करोगे जवाहर सागर, तो जवाहर सागर कहां पड़ता है? कोटा, राजस्थान में। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे विद्युत उत्पादन की, तो ये भी आप याद रखिएगा कि अगर गांधी सागर की हम बात करते हैं तो गांधी सागर में 115 मेगावाट। जी हाँ दोस्तों, 115 मेगावाट। वहीं अगर राणा सागर की आप बात करोगे तो 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। वहीं अगर जवाहर सागर की आप बात करोगे तो जवाहर सागर में दोस्तों कितना? आप बोलोगे सर 99
मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। अगर आप गांधी सागर में बात करोगे तो गांधी सागर, चूंकि यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, गांधी सागर में 115 मेगावाट। वहीं अगर आप बात करोगे राजस्थान में जो है चित्तौड़गढ़ में राणा सागर, वहां पे 172 मेगावाट और जवाहर सागर में 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पे सभी पे जल विद्युत यंत्र भी स्थापित हैं। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो? देखो बहुत अच्छे तरीके से भाई, देखिए गांधी सागर मंदसौर, तो गांधी जी आप याद रखिएगा हमेशा कैसे पास होते थे? थर्ड डिवीजन। तो आप थर्ड कौन होता? जो थोड़ा मंद बुद्धि का होता है, आपको याद करना है। अब आप कोई ये नहीं सोचेगा कि आप गांधी जी राष्ट्रपिता है हमारे, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, तो ये बस याद करने के लिए रिलेट कर रहा हूं। तो कैसा? गांधी सागर मंदसौर, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे अगर बात करोगे राणा सागर, राणा सागर देखिए राणा सागर चित्तौड़गढ़, राणा मतलब आप देख ही रहे महाराणा प्रताप कैसे थे, उनके चित्त हमेशा क्रोधित रहते थे। चित्तौड़गढ़, ठीक है ना, चित्त हमेशा चित्तौड़गढ़ याद रखिएगा, क्रोध से रहता था। और जवाहर सागर, जवाहरलाल नेहरू जो हमेशा होते थे क्या कहते थे? देखो आप कोट पहनते थे और उस पर गुलाब का फूल लगाते थे, तो कोटा जवाहरलाल नेहरू। आप देखो जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं यहीं से प्रश्न बनेंगे। एमपी जितना मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, उसके बाहर आपको ना पढ़ना है ना परेशान होना है, बस इसको प्रॉपर वे पे नोट्स बना के पढ़ते जाना है। आप देखिएगा सिंगल प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे ना बने, तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। अच्छे तरीके से दोस्तों आप इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको लिखना है। अब देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों जिले इसके, तो देखिए चंबल नदी कितने जिले, कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है मध्य प्रदेश के, तो आपको बताना है जिले। तो सबसे पहले देखिए इंदौर, पहला जिला आ गया दोस्तों, कौन सा? आप बोलोगे सर तो पहला तो आ गया इंदौर। वहीं अगर दूसरे जिले की बात करोगे, दूसरा कौन इंदौर के ऊपर आएगा? आप बोलोगे सर उज्जैन, उज्जैन। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? आप बोलोगे तीसरे नंबर पे सर आ रहा है रतलाम, रतलाम। चौथे नंबर पे तो आप बोलोगे सर चौथे नंबर पे आ रहा है रतलाम के ऊपर मंदसौर, अभी आपने बताया है। और मंदसौर में क्या बताया? मंदसौर में आपने बताया गांधी सागर परियोजना है। आगे देखिए चौथा हो गया। पांचवा देखिए दोस्तों, पांचवा मंदसौर के ऊपर क्या हो गया? आप बोलोगे सर नीमच हो गया, नीमच हो गया। इसलिए दोस्तों आपको मैं पहले ही बता दिया था। यहां से देखिए उज्जैन, सॉरी इंदौर, इंदौर के ऊपर आए उज्जैन, उज्जैन के ऊपर आए रतलाम, रतलाम के ऊपर आए यहाँ पे मंदसौर, और मंदसौर के ऊपर यहाँ पे दोस्तों क्या आता है? तो बता दूं आपको मंदसौर में ही यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गांधी सागर है, ठीक है, यह याद रखना। फिर आगे यहाँ पे देखोगे तो आगे से यहाँ से फिर 3 जिले आ जाते हैं। यहाँ से तो चंबल नदी कहाँ पे प्रवेश करती है? राजस्थान में, पुनः मध्य प्रदेश में। तो ये भी प्रश्न पूछा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से तो उद्गमित होती है, फिर दूसरे राज्य में जाकर के पूरा मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा कौन सी नदी है यह, कौन सी नदी है? आप बताओगे यह चंबल नदी है, यह चंबल नदी है। तो ये आपको याद रखना है। तो कहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे 5 जिले हमने देख लिए, और जो छठा जिला यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सर श्योपुर आता है, और यहाँ पे आता है श्योपुर, यहाँ पे आता है मुरैना, और यहाँ पे आता है भिंड। जी हाँ दोस्तों, छठवां जो होने वाला है आपका, छठवां होने वाला है श्योपुर। तो क्रम से मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसे ही क्रम से लिख लेना है। श्योपुर, अगर बात करोगे 7वें की तो 7वां हो जाएगा श्योपुर के बाद मुरैना, और वहीं आगे बात करोगे आप 8वां, तो 8वां जो होने वाला है वो होने वाला है भिंड, भिंड। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये 3 चंबल संभाग के अंतर्गत ही आते हैं। और इंदौर को आप छोड़ने के बाद, इंदौर को आप छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे के पूरे जिले हैं वह उज्जैन संभाग के हैं। तो 3 संभाग में भी प्रवाहित हो रही है। पहले देखिए इंदौर से निकलती थी इंदौर संभाग, फिर आप देखो उज्जैन संभाग के कितने जिले हैं? 1, 2, 3 और 4। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर चंबल संभाग के 3 जिले, तो आप संभाग के जिले भी आपके रिलेट हो जाएंगे। तो चीजों को आपको रिलेट करते चलना है बहुत अच्छे तरीके से, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो यहां तक आपने देख लिया। अब जिलों के बाद अगर आगे बात करते हैं दोस्तों अगले फैक्ट पे दोस्तों, तो यह नदी पे एक बहुत ही अच्छा जलप्रपात दोस्तों, कहां पे? आप बोलोगे सर भैंस रोड गढ़। जी हाँ दोस्तों, भैंस रोड गढ़ राजस्थान में। यहां पे आप देखोगे एक बहुत ही अच्छा 18 मीटर ऊंचा क्या बनाती है? जलप्रपात, जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? तो आप बोलोगे सर चुलिया
चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात, जी हाँ दोस्तों, चुलिया जलप्रपात बनाती है। भैंस रोडगढ़ राजस्थान में 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात बनाती है। तो जलप्रपात के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें सभी जलप्रपात को कवर अप करेंगे। तो इसमें जो मुख्य जलप्रपात था यही आपको याद रखना है, भैंस रोडगढ़ राजस्थान में 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात, जिसे हम चुलिया जलप्रपात कहते हैं। और भी दोस्तों इस पे जलप्रपात बनते हैं, वो हम जलप्रपात वाले वीडियो में कवर करेंगे। अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर दोस्तों, अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। तो देखिए यह नदी जो है वह चंबल संभाग में, ये जो चंबल संभाग में क्या पढ़े हमने, श्योपुर, मुरैना, भिंड। तो आप याद रखिएगा कौन कौन से दोस्तों, तो आप बोलोगे श्योपुर, श्योपुर, मुरैना व भिंड में, श्योपुर, मुरैना और भिंड। जी हाँ दोस्तों, चंबल संभाग की अगर बात करेंगे तो श्योपुर, मुरैना और भिंड में यहां पे एलुवियन, जी हाँ दोस्तों, एलुवियन, एलुवियन चट्टानों को काटकर, जी हाँ दोस्तों, यहां पे कैसी चट्टानों को, भिंड, मुरैना जो है आपका और श्योपुर, यहां पे एलुवियन, यहां पे एलुवियन चट्टानें पाई जाती हैं। तो चट्टानों को काटकर यह नदी बीहड़ का निर्माण करती है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो बीहड़ यानी खड्डों का बहुत ज्यादा निर्माण करती है। यहाँ पे एलुवियन क्रम की चट्टानें जो कि बहुत मुलायम होती है, सॉफ्ट होती हैं, उन पे यह नदी काट कर, और बता दूं सबसे ज्यादा मृदा अपरदन, चूंकि इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे वर्षा कम होती है, जो मध्य भारत का, ये आपने पढ़ा था मध्य भारत का पठार, इस वाले क्षेत्र में वर्षा सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है। तो इस वाले क्षेत्र में वर्षा कम होती है, जिससे वनस्पतियां भी कम है, और वनस्पतियां कम है तो क्या होता है, बारिश तेज होती है तो मिट्टी कट के यहां से इसके साथ बहती है, और जब मिट्टी इसके साथ बहती है तो क्या होता है दोस्तों, आप बोलोगे सर्वाधिक मृदा अपरदन। तो आप बताओ कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल है। सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है। सर्वाधिक मृदा अपरदन कौन सी नदी करती है, आप बताओगे सर सर्वाधिक करने वाली नदी कौन सी है, चंबल नदी। अब आगे देखिए दोस्तों, इसका लास्ट पॉइंट है अपवाह, जो इसका हो जाएगा अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र कितना है दोस्तों, इसका अपवाह क्षेत्र है, आप बताओगे 5754, ऐसे याद रखिएगा 57,054 वर्ग किलोमीटर, 57,054 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा का कितना था, आपने बताया नर्मदा का, सर जो नर्मदा थी, नर्मदा का जो अपवाह क्षेत्र था वह कितना था, 93,180 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। तो यहां से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों चंबल नदी से जितने बन सकते थे ये कवर हो गए। अब आप याद रखिएगा इससे बाहर का चंबल नदी में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। इसके सारे आयाम जो थे वह हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे अपनी अगली नदी, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली नदी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो अगली नदी है हमारी सोन नदी। अब हम देखने वाले हैं सोन नदी के बारे में, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ में नोट्स बनाते चलिए। अगली जो हमारी नदी है दोस्तों वह है सोन नदी। हेडिंग लिखिए दोस्तों सोन नदी, सोन नदी। अब हम देखने वाले हैं सोन नदी के बारे में, सोन नदी के बारे में। तो सबसे पहले सोन नदी के दोस्तों अगर बात करें उद्गम स्थल की, तो सबसे पहले अगर हम सोन नदी के उद्गम की बात करेंगे, कौन सी नदी पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सोन नदी के बारे में। अब तो देखिए अगर पहले पॉइंट में अगर बात की जाए उद्गम
तो उद्गम की बात करोगे दोस्तों आप अमरकंटक, कहां से होती है दोस्तों? अमरकंटक से होती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। और अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है आप बताओगे सर? यह है कहाँ पे आती हैं? अनूपपुर जिले में। किस जिले में? आप बोलोगे सर अनूपपुर जिले में, अनूपपुर में, ठीक है ना, अनूपपुर में है अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? एक नर्मदा हम पढ़ चुके हैं, दूसरी तो ये खुद सोन नदी है, और तीसरी कौन सी नदी है? तीसरी जोइला, जो इसकी सहायक नदी भी है। तो आगे हम देखते हैं। अब उद्गम के बाद दोस्तों इसका अगर समापन की बात करें दूसरे पॉइंट में, समापन, समापन, तो आपको याद रखना है दोस्तों इस नदी का जो उद्गम होता है आप बताओगे इस क्षेत्र के आसपास से होता है, ये वाले क्षेत्र वाले जो होता है दोस्तों यहाँ के आसपास से होता है, ये वाले क्षेत्र से, अनूपपुर वाले से। तो अनूपपुर में प्रवेश करते हैं, फिर शहडोल में, फिर शहडोल के बाद आती है उमरिया, उमरिया से आपकी जाती है रीवा, फिर रीवा से होती है ये वाले भाग से सीधी सी होती है, प्रवेश कर जाती है कहाँ पे? आप बोलोगे यह प्रवेश कर जाती है। अब देखिएगा आपको याद रखना है जो यमुना नदी है यहाँ पे पड़ता है दोस्तों आपका जिला सतना, तो यहीं से यह नदी यमुना नदी है, यमुना नदी आई हुई है, और सतना के ऊपर ही पड़ता है दोस्तों यहाँ पे इलाहाबाद, और इधर से एक नदी आती है गंगा नदी, ये गंगा नदी आगे गई है दोस्तों, गंगा नदी, और यमुना आके इलाहाबाद के पास ही मिल जाती है, किसमें? यमुना मिल जाती है गंगा नदी में। तो आपको याद रखना है दोस्तों जो सोन नदी है उसका जाके देखोगे मिलन होता है कहाँ पे? डायरेक्टली गंगा नदी पे, गंगा नदी पे। तो ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया, लोग कंफ्यूज होकर यमुना लगा के चले आते हैं। तो आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश की 2 ऐसी नदियां, एक टोंस हो गई जो कि सतना से निकल के यहीं से मिल जाती है किसमें? गंगा में, और दूसरी है दोस्तों आपकी कौन सी? सोन नदी। सोन नदी यह जाकर के किसमें मिलती है? गंगा में मिलती है। तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश की या उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी जो गंगा के दाहिने तट से जाकर के मिलती है, मिलती तो कौन सी है? सबसे बड़ी दाहिने तट से मिलने वाली नदी तो यमुना है। देखिए गंगा का डायरेक्शन ये है, गंगा का डायरेक्शन ये है, और नदी का हम डायरेक्शन जिधर नदी प्रवाहित होती है उधर मानते हैं। तो नदी का मुंह इधर की ओर है, तो इसका दायां ये कहला गया, बायां ये कहला गया। तो मोस्टली गंगा नदी की जो सहायक नदी बड़ी बड़ी सब आके इसके दाहिने तट से मिलती हैं, लेकिन बाएं तट से अगर बात करोगे तो सबसे बड़ी मिलने वाली नदी तो कौन सी है? यमुना है। और वहीं अगर बात करें, लेकिन यमुना का उद्गम तो कहां से होता है? हिमालय से होता है। वहीं अगर बात करो कि ये जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि आप देखोगे इधर से याद हो रही है, प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र से जाकर के उद्गम होने वाली सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी है। तो आप बताओगे कि यह नदी कहां पे मिलती है? तो आप बताओगे यह जाकर के मिलती है दानापुर। जी हाँ दोस्तों, दानापुर में जाकर के मिलती है, दानापुर। और दानापुर कहां पड़ता है? बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार के समीप, दानापुर बिहार के समीप जाकर के यह नदी सोन नदी जाकर के किस में मिलती है? आप बताओगे गंगा नदी पे मिलती है। दानापुर बिहार में जाकर के यह गंगा नदी पे मिलती है। अब तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, इसके अन्य नाम। अन्य नाम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसका अन्य नाम पहला तो है, देखिए दोस्तों, सुभागधी। सुभागधी की बात करें दोस्तों, पहला नाम हो जाएगा इसका सुभागधी। वहीं अगर बात करोगे दूसरी दोस्तों सोनपालिका, दूसरा नाम है इसका सोनपालिका, दूसरा नाम होगा इसका दोस्तों सोनपालिका। पहला हो गया सुभागधी, दूसरा हो गया दोस्तों सोनपालिका। अगर बात करेंगे तीसरी दोस्तों, तीसरी बात की तो तीसरी है हिरण्यवाह। तीसरा नाम है इसका दोस्तों हिरण्यवाह है। अगर सुभागधी की बात की जाए दोस्तों, तो ये रामायण में इसका उल्लेख हुआ है। किसका? रामायण में सुभागधी का उल्लेख हुआ है। सुभागधी जो नाम है सोन नदी का, यह रामायण में उल्लेख हुआ है। तो इसके सुभागधी, सोनपालिका और हिरण्यवाह इसके नाम है। जी हाँ दोस्तों, इसके नाम है। वहीं अगर बात करो तो सोआ अलग इसका नाम है दोस्तों, कौन सा? सोआ। कौन सा है? सोआ। यह नाम किसने दिया? तो आप बोलोगे टालमी ने दिया था। किसने दिया था? टालमी ने। सोआ नाम टालमी ने दिया था। और गंगा नदी का भी
नर्मदा नदी का भी एक नाम किसने दिया था? टालमी। आपको बताना है वह कौन सा नाम था। मैंने नर्मदा नदी के भी आपको नाम लिखवाए हैं अन्य नाम, तो उसमें भी टालमी के द्वारा एक नाम दिया गया है। आपको बताना है टालमी ने क्या नाम दिया था नर्मदा का, ये आपको बताना है। तो इसके सोन नदी के अन्य कौन कौन से नाम है? तो आप बताओगे सुबागदी, जो कि रामायण में है। जी हाँ दोस्तों, रामायण में उल्लेख है सुबागदी सोन नदी का नाम। आगे सोनपालिका, आगे है हिरण्यवाय, और देन अगला नाम क्या है? अगला नाम है सुबा, जिसको टालमी ने नाम दिया है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर दोस्तों। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करते हैं, सहायक नदियों की बात करते हैं, तो देखिए इसकी सहायक नदी अगर बात करोगे दोस्तों, तो पहले तो इसकी जो सहायक नदी है वही लिख लीजिए, जो वहीं से निकलती है, जोहिला। एक हो गई जोहिला, दूसरी नदी हो गई दोस्तों रिहंद। जी हाँ दोस्तों, पहली हो गई इसकी सहायक नदी जोहिला, दूसरी हो गई रिहंद। ये इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं। और एक की अगर बात कर लो तो एक गोप। जी हाँ दोस्तों, गोप। यह इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं तो काफी ज्यादा, लेकिन आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो यही रखना। जोहिला कई बार पेपर में पूछा, जोहिला किसकी सहायक नदी है? रिहंद भी पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट, इस पे बांध की चर्चा करेंगे। जो 5वां पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है बांध। बांध, तो इसमें एक ही बांध महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो भी कौन सा? आपका बाण सागर। जी हाँ दोस्तों, बाण सागर। बाण सागर बांध इसमें नई परियोजना है, जो कि सोन नदी पर है कहां पे? आप बोलोगे शहडोल। शहडोल, शहडोल के किस क्षेत्र पे? आप बताओगे देवलोंद। जी हाँ दोस्तों, देवलोंद। देवलोंद में स्थित है शहडोल, ये आपको याद रखना है। कहीं पे सीधी मिलता है, कहीं पे रीवा, कुछ नहीं दोस्तों, आपको याद रखना है देवलोंद। देवलोंद, देवलोंद आपको याद रखना है। शहडोल पे है बाण सागर। चूंकि मैं खुद जा चुका हूं दोस्तों, खुद घूम चुका हूं, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट पोजीशन ये है, बाण सागर कहां पे निर्मित है? शहडोल देवलोंद में। ये आपको याद रखना है, शहडोल देवलोंद। अब चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक पॉइंट आ जाएगा नीचे, नीचे भी दिख रहा है। देखिए जो 6वें पॉइंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसका अपवाह, अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? अपवाह क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसका है 17,900 वर्ग किलोमीटर। 17,900 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। 17,900 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। 17,900 वर्ग किलोमीटर। तो हमने बताया नर्मदा का कितना बताया, तो आप ऐसे रिलेट आपको करना है। एक का फैक्ट पढ़ो तो आपको अदर नदियों का भी फैक्ट साथ में पढ़ना है। नर्मदा का हमने कितना बताया? नर्मदा का बताया हमने 93,180 वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद हमने बताया किसका? चंबल का कितना बताया? 57,054 वर्ग किलोमीटर। फिर जो हमारी तीसरी नदी है, तो तीसरी नदी कौन सी है? तो हमने बताया सोन नदी। सोन नदी का कितना है? 17,900 वर्ग किलोमीटर। अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला फैक्ट जो होगा, तो 7वां फैक्ट आप लिख सकते हो इस नदी पे। 7वां फैक्ट आप लिख सकते हो, यह है मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई आप इसकी लंबाई बताओगे 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर है, जो 2 राज्यों, जी हाँ दोस्तों, यह 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। जो 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। सॉरी, 2 नहीं 3 राज्यों पे दोस्तों, यह नदी भी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। 3 राज्य कौन कौन से आप बताओगे? पहला तो हो गया एमपी, दूसरा हो गया कौन सा दोस्तों? दूसरा होने वाला है यूपी, और तीसरा होने वाला है बिहार के पास ही तो जाकर के मिलती है। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। वहीं अगर बात करोगे चंबल, तो चंबल भी 3 राज्य में प्रवाहित हो रही थी। कौन? तो पहला हो गया दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, दूसरा था राजस्थान, याद रखिएगा, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा यूपी। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, तो आप उसको भी याद करके रखिएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसके जिले। सोन नदी किन किन जिलों में प्रवाहित होती है?
तो जिले दोस्तों कौन कौन से हैं, तो आप बताओगे कि पहला जिला तो जहां से निकल रही है वह जिला हो जाएगा अनूपपुर। अनूपपुर पहला हो गया अनूपपुर। वहीं बात करोगे आप दूसरे जिले की, तो दूसरा होने वाला है शहडोल। वहीं अगर आप बात करोगे दोस्तों तीसरे जिले की, तो तीसरा जिला कौन सा होने वाला है, तो आप बताओगे सर तीसरा जिला होने वाला है उमरिया। उमरिया। वहीं अगर बात करोगे आप चौथे जिले की, तो चौथा क्या होने वाला है, चौथा होने वाला है रीवा। आगे बात करोगे पांचवें जिले की, तो पांचवा कौन सा होने वाला है, पांचवा होने वाला है सीधी। पांचवा होने वाला है सीधी। तो ये दोस्तों आपका हो गया फैक्ट अगला। कितने जिले में, तो जिले भी आपको याद रखना है, पेपर में यहां से भी प्रश्न बनते हैं। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपको सिंगल क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ने वाला कि जो एग्जाम में आए और आपसे ना बने। ये सारे के सारे पॉइंट दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं और इससे बाहर का नदियों से प्रश्न नहीं बनता है। इसके बाहर दोस्तों कुछ बचता ही नहीं है, तो बनेगा कहां से। आप भी तैयारी कर रहे हो, आप भी ये चीजें को समझ सकते हो। आगे दोस्तों अगर बात करते हैं इस नदी की, तो यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। अगले पॉइंट पे अगर बात करोगे तो आप बताओगे सोन नदी पर दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं तथा यहाँ पे सोन घड़ियाल परियोजना भी है। सोन घड़ियाल परियोजना भी चल रही है। दोस्तों ये हो गए आपके फैक्ट। ये पूरे फैक्ट आपको कंप्लीट करना है। तो यहां से आपकी जो तीसरी नदी है यह भी कंप्लीट होती है, सोन नदी। तो हमने देखा दोस्तों सोन नदी की अगर बात की जाए कुल लंबाई, तो आप बताओगे कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। वहीं अगर पूछता है मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो यह भी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में यह प्रवाहित होती है कितनी, 509 किलोमीटर। बस सभी नदियों को याद नहीं रखना, शुरू की 3 का याद रखना है। जैसे आपने नर्मदा को बताया मध्य प्रदेश में 1077, उसके बाद आपने बताया चंबल को, चंबल 340 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। तीसरी सोन नदी 780 में से 509 किलोमीटर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। अब देखा आपने पहली नदी आपने पढ़ा नर्मदा। नर्मदा देखा आपने कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो आपने बताया सर नर्मदा 3 राज्यों में, पहली मध्य प्रदेश से निकलती है जाती है, फिर दूसरे महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात, तो 3। उसके बाद हमने देखा दोस्तों कौन सी नदी, चंबल नदी। चंबल नदी भी कितने में प्रवाहित होती है, 3 राज्यों में। कौन कौन से, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश, दूसरा होगा ये आपका राजस्थान और तीसरा होगा यूपी। फिर हमने पढ़ा तीसरी नदी कौन सी थी दोस्तों, तीसरी नदी थी हमारी सोन नदी। सोन नदी भी 3 राज्यों में, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो दोस्तों एक ही चीज को जब आप पढ़ो तो कई नदियों को रिलेट करके आपको पढ़ना है। उसके बाद हमने लंबाई देखी, तो नर्मदा की लंबाई हमने देखी। नर्मदा की लंबाई हमने देखी कितनी, 13-12 किलोमीटर। उसके बाद दूसरी हमने देखी चंबल की 964 किलोमीटर। फिर तीसरी हमने देखी दोस्तों, तीसरी देखी हमने सोन नदी की कितनी, 780 किलोमीटर। उसके बाद हमने देखा दोस्तों समापन। अगर समापन की बात की जाए तो नर्मदा नदी का समापन कहां पे हो रहा था, गुजरात में हो रहा था दोस्तों, गुजरात में हो रहा था। और कहां, खंबात की खाड़ी में। आपका कौन सा सागर था, आप बोलोगे सर अरब सागर में। वहीं चंबल की बात करोगे तो आप बता रहे थे इटावा यूपी के पास समापन हो रहा था, किसमें, आप बताओगे सर यमुना नदी में। वहीं अगर बात करोगे सोन नदी की, तो सोन नदी का समापन किस पे हो रहा था, आप बताओगे सर गंगा पे हो रहा था। कहां पे हो रहा था, आप बताओगे दानापुर बिहार के पास हो रहा था। तो ये दोस्तों इस तरह आपको रिलेट करना है। वहीं अगर आप बात करोगे जिले, तो आपने देखा कि जो नर्मदा नदी थी वह 15 जिलों में प्रवाहित हो रही थी, जो चंबल नदी थी वह 8 जिलों में प्रवाहित हो रही थी, वहीं जो सोन नदी है वह मध्य प्रदेश के 5 जिलों में प्रवाहित हो रही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद करके मुंहजुबानी आपको दोस्तों याद होना चाहिए। हमने फिर दोस्तों अपवास क्षेत्र देखा, वास क्षेत्रफल कितना देखा, हमने देखा नर्मदा का 93,180 वर्ग किलोमीटर। दूसरा हमने देखा दोस्तों चंबल का 57,054 वर्ग किलोमीटर। फिर तीसरा हमने देखा दोस्तों किसका, जो सोन नदी थी उसका 17,900 वर्ग किलोमीटर। ये इनके क्षेत्र देखे। हमने प्रमुख बांध देखे दोस्तों, नर्मदा के हमने बांध देखा, सरदार सरोवर बांध देखा, हमने इंदिरा सागर बांध देखा और
वहां पे हम ओमकारेश्वर बांध देखे। उसके बाद हमने चंबल पे प्रमुख बांध देखे दोस्तों। कौन कौन से बांध देखे? हमने देखा गांधी सागर देखा, हमने राणा सागर देखा, और राणा सागर के बाद हमने क्या देखा? हमने देखा जवाहर सागर। उसके बाद आगे आप बात करोगे तो आगे हमने देखा सोन नदी पे। तो सोन नदी पे एक ही प्रमुख बांध है, वो है कौन सा दोस्तों? आपने देखा देवलोध पे है बाणा सागर बांध। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों नदियों से इससे बाहर का कोई भी फैक्ट नहीं आएगा। आप बहुत अच्छे तरीके से पुराने पेपर उठा लीजिए और अच्छे तरीके से जितने फैक्ट्स बन सकते हैं वो हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। नर्मदा नदी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। दूसरी कौन सी नदी कंप्लीट हो गई? दूसरी कंप्लीट हो गई दोस्तों आपकी चंबल नदी। और जो तीसरी नदी है वो तीसरी भी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी कौन सी नदी? आप बोलोगे सर तीसरी नदी कंप्लीट हो चुकी है हमारी सोन नदी। तो यहाँ से नदियाँ जल्द ही कंप्लीट होगा दोस्तों, चूंकि एमपी पुलिस का पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आप अच्छे से मध्य प्रदेश एमपी जीके स्पेशल, ठीक है दोस्तों, हमारा जो चल रहा है। उसके बाद मैथ स्पेशल जो अमित सर के द्वारा कराया जाए, रीजनिंग स्पेशल मैं भी करवा रहा हूं दोस्तों, और जल्द ही आपकी साइंस वाला पार्ट बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री भी स्टार्ट होंगे। बस आपको इसी तरह हमारे चैनल पे भरोसा बना के रखना है और ईमानदारी के साथ पढ़ना है दोस्तों। सब कुछ झोंक दीजिए, जी जान झोंक दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं रखा है। बस सब कुछ एक लक्ष्य बनाइए और जुट जाइए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने अभी 4 महीने मेहनत कर ली तो आपकी जो बची हुई ज़िंदगी 40 साल 30 साल जो भी हो वो आप ऐसे गुजरने वाली है दोस्तों। और आप एक जॉब तो पहले ले लीजिए। आपको जैसे एक जॉब लगेगी दोस्तों आपकी कई जॉबों की लाइन लग जाएगी। मुश्किल होती है दोस्तों, क्योंकि जब देने वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब वक्त अच्छा आता है दोस्तों तो चारों तरफ से वक्त अच्छा आता है। कहीं आपका एक जॉब निकलेगी दोस्तों, फिर आपके पूरे पेपर क्रैक होंगे, क्योंकि आप अंदर से कॉन्फिडेंस से तलाबोर होगे दोस्तों। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते जाना है। हाँ, एक बात और लास्ट में बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने मित्रों में। और जैसा कि हमारा उद्देश्य है, जो लोग दूर दराज पर स्थित हैं और लॉकडाउन में कोचिंग भी नहीं जा पा रहे हैं दोस्तों, कोचिंग की फीस भी अफोर्ड्स नहीं करवा रहे हैं, तो आप घर में रहिए और अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। हम आपको इसी तरह से क्लास प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।